हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। और आज हम बात करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की लेक्चर नंबर 9 की। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कोयल के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर कोयल हो, एक आयताकार कुंडली हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, और अगर उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रख दें तो उसके ऊपर क्या टॉर्क लगता है। इट मीन्स उसके ऊपर कोई एक ऐसा फोर्स लगता है जो उसको रोटेट करने का काम करता है। तो उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉयल। इट मीन्स एक आपके पास कोई धारावाही कुंडली है और उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण लगता है, उसका डेरिवेशन अपने को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम बात करेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल की। तो इसके लिए बेसिक दो चीज़ें आपको रिक्वायर होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड पाम रूल है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैं एक बार वो रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो राइट हैंड पाम रूल है, इसमें ये जो थंब है और ये जो फिंगर है, तो फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में। तो जो फेस है हमारी पाम का, हथेली का जो ये वाला फेस है, ये फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, बल की दिशा को बताता है। नंबर 1। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई एक ऐसा लूप है, ऐसा करंट कैरिंग लूप है ये ऐसा, और इसके अंदर अगर आप उसमें देखें कि आपको उसका एरिया वेक्टर पता करना हो। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला लेक्चर था वहीं पे आपको बताया था कि किसी भी सरफेस के ऊपर अगर अपने को एरिया वेक्टर फाइंड करना हो तो एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्र सदिश। तो जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक सरफेस है, एक ये पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ का मुझे एरिया वेक्टर पता करना है। तो जो एरिया वेक्टर होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है सरफेस से। अगर मैं इस फेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर ये आउटवर्ड्स होगा, अगर इस सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर इनवर्स होगा। तो इस तरह से हम, अगर मान लो मैं इस फेस की बात करूं तो ये ऊपर की ओर, इस फेस की बात करूं तो नीचे की ओर। इस तरह से हम किसी भी सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर पता कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर मान लो ऐसा लूप है। अब उस लूप में मान लो करंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जैसे मैंने एक लूप बनाया, ये आपके पास एक लूप है। अब इस लूप में जो है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। अब आपसे पूछा कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर फाइंड करने के लिए यही वाला राइट हैंड पाम रूल को यूज करना है कि अपनी जो फिंगर है, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में अपने को क्या करना है, पॉइंट करना है। ये ऐसे करंट की डायरेक्शन में इसको पॉइंट करेंगे तो जो हमारा थंब होगा, ये थंब इंडिकेट करेगा उसके एरिया वेक्टर को। इट मीन्स इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड्स होगा। मैंने ये डॉट लगाया, इसका मतलब बाहर की ओर। अगर क्रॉस लगा हुआ तो किधर जाएगा, इनवर्ट। इसका मतलब इसमें अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपन करंट कर देंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट करने पर ये हमारा क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट का। तो जो एरिया वेक्टर होगा इसको हम देखो, इसको ऐसे कर्व करेंगे, ऐसे कर्व करेंगे तो ये हमारा थंब किधर जाएगा, अंदर की ओर। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो क्षेत्र सदिश होगा वो क्रॉस होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट तो ये अपने को यूज करना है। एक और चीज है कि मान लो हमारे पास एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। कहीं में रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो ये वायर हमेशा एक फोर्स को फील करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इसके ऊपर एक बल लगता है और उसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया था कि F बराबर आई बी एल साइन थीटा। और अगर थीटा जो है 90 डिग्री है तो साइन 91 होने के बाद F बराबर आई बी एल मिलेगा। ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला फोर्स का, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा, तो ये जो फोर्स फील करता है, इस फोर्स का भी हम यूज करने वाले हैं इस टॉर्क के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं। अगर इन 2-3 छोटी चीजों को अपन ने अगर अच्छे से समझा है तो अपन आसानी से इस टॉर्क को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टॉर्क के लिए, टॉर्क होता क्या है। टॉर्क का मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास ये एक सरफेस है, जैसे मान लो रेक्टेंगुलर सरफेस है। रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए ये चीज़ आप देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। अब इस रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर एक ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है, ये फेस है और ये फेस है, 4 फेस है। तो मान लो मैंने इस फेस के ऊपर ऐसे अंदर की ओर फोर्स लगाया, इस फेस पे मैं अंदर की ओर फोर्स लगाऊंगा तो इस फेस पे फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर। तो इस तरह से ये इस डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगी। यानी कि जब किसी
कोयल के ऊपर या किसी इस तरह की सरफेस के ऊपर हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो अपने एक्सिस के अलोंग, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इसका घूमने का जो अक्ष होता है, उस पर ये इस तरह से रोटेट होने लगती है। और उसके रोटेट होने से जो उसको हम बोल सकते हैं टॉर्क, जो रोटेट होना जो है उसका घूर्णन होता है, आघूर्ण होता है, उसी को हम टॉर्क बोलते हैं। और उस टॉर्क का जो फार्मूला हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि टॉर्क बराबर होता है 1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वो डिटेल में हम डायग्राम से इसको समझने वाले हैं। तो मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया टॉर्क होता क्या है। अब ये कब जनरेट होता है? रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ कपल से। जब सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर वर्क करता है तो वहाँ पे एक कपल प्रोड्यूस होता है, उसको हम रीस्टोरिंग कपल बोलते हैं, प्रत्यानयन बल यूं बोलते हैं। और उसकी वजह से जब कॉइल घूमती है, रोटेट होती है, तो जो टॉर्क जनरेट होता है उसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि कॉइल के ऊपर किस तरह से टॉर्क लगता है। तो देखिए कॉइल की हमारे पास ये जनरल पोजिशन है। मान लो हमारे पास ये कॉइल है, ये इसकी जनरल पोजीशन को मैंने बताया। इस फेस का नाम मैंने P, Q, R और S। ये P, Q, R, S हमारे पास एक रेक्टेंगुलर, और अगर मैं इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर दूं तो ये जो है एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल हो गई। क्या हो गई? रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। इट मीन्स आयताकार एक धारावाही कुंडली हो गई। अब इस कॉइल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, घूमने का जो है, वो ये एक्सिस है, इसके अलोंग ये इस तरह से रोटेट होगी जब अपन इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब इसमें क्या होगा, देखिए कि अगर मैं बात करूं कि ये PQ वाला जो फेस है, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब इस कॉइल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में रखा है। मान लो हमारे पास ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो लेफ्ट टू राइट इस तरह से आ रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस रेक्टेंगुलर कॉइल को, आयताकार कुंडली को ले जाके रख दिया है, तो इसके ऊपर फोर्स लगना है। मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी वस्तु को ले जाएंगे तो उसके ऊपर बल लगेगा। अब फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है हमको, तो डायरेक्शन पता करने के लिए अपने को क्या करना है कि ये वाला जो राइट हैंड पाम रूल है, इसी को आप यूज करना है। देखो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये जो हमारी फिंगर है, इस फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में रख दो। थंब जो है ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, और ये जो हमारा फेस है, ये फेस जिस डायरेक्शन में होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वाला जो फेस है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। करंट ऊपर जा रहा है ना, तो करंट ऊपर जा रहा है, तो ये थंब कहाँ जाएगा? ये थंब इसमें करंट की डायरेक्शन को बताएगा। तो करंट, इसमें करंट किधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की ओर। तो अंदर को मैं डॉट से लिख रहा हूँ, या आप इसको इस तरह से भी बता सकते हो कि ये फोर्स की डायरेक्शन है। अगर इससे आपको नहीं समझ में आए तो हमारे पास एक और रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इसमें क्या होता है, ये हमारी जो फोर्थ फिंगर होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है। ये जो हमारा मिडिल फिंगर है इसको करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो जो थंब होगा ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, और तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में रखना। इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तो देखो इससे भी हम निकाल सकते हैं कि ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाला, तो जो हमारा थंब होगा ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। अब नेचुरली इस फेस पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये वाला जो फेस है, इस फेस पे फोर्स जो है किधर लगेगा? इधर बाहर की ओर। ठीक है, इससे हम सीधे से इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब ये वाला फेस, अब इस वाले फेस में क्या है कि ये जो लेंथ एलिमेंट या ये जो करंट की डायरेक्शन इसकी ये और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है। जब इस तरह की डायरेक्शन होती है तो जो फोर्स होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में, अब यहाँ देखो तो इसमें सीधे से किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरह से हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन हमने पता कर ली। ये इधर, ये इधर, ये ऊपर, ये नीचे। अब हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि ये वाला फोर्स और ये वाला जो फोर्स है दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, अर्थात एक ही एक्सिस पे दोनों फोर्स काम कर रहे हैं। लेकिन ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट होने से नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस पूरी कॉइल के अंदर जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स क्या है? 0 है, अर्थात जो परिणामी बल है वो 0 है।
लेकिन चूंकि हम टॉर्क को स्टडी करने वाले हैं तो रोटेशन होगा तभी टॉर्क होगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस कॉइल की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। और इसकी कॉइल की पोजीशन को चेंज कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी अभी जो पोजीशन मैंने आपको समझाई ये वाली पोजीशन है, ठीक है। अब इसमें क्या करा कि हमने इसको थोड़ा सा जो है रोटेट कर दिया, थीटा एंगल से हम इसको रोटेट कर रहे हैं। कितने एंगल से, इस तरह से कॉइल को जो है हमने यहाँ पे ये जो इसकी पोजीशन थी, ये जो P था वो P यहाँ पे आ गया, ये Q यहाँ पे आ गया, ये R यहाँ पे आ गया और S यहाँ पर आ गया। इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप इससे समझ सकते हो कि ये जो हमारी कॉइल है, ये कॉइल अभी ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, अब इसको थोड़ा सा मैंने एंगल पे रोटेट कर दिया। जब एंगल पे रोटेट करेंगे तो सपोज वो कितने एंगल पे मैंने रोटेट करा है, थीटा एंगल पे। तो थीटा एंगल कहाँ पे है, यहाँ बताएंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर मैं पता करूं तो एरिया वेक्टर जो ए होगा ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है। देखिए आप एरिया वेक्टर निकालना मैंने आपको बताया था कि ये सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन जो है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इस सरफेस पे 90 डिग्री के एंगल पे एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्र सदिश होगा, जो कि ये डायरेक्शन में होगा, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब अपन क्या करें कि देखो ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, हम ये एंगल पता कर लेंगे। देखो ये पूरा एंगल 90 है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 90 है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। इस ये वाला एक ही लाइन पे दो अलग अलग परपेंडिकुलर पे एंगल सेम होता है, तो ये थीटा एंगल होगा। अब यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल होगा ये भी 90 माइनस थीटा होगा। देखो दोनों की पोजीशन सेम है, सेम पोजीशन पे दोनों एंगल बन रहे तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब इसमें क्या होगा, हम क्यों जरूरत लग रही है हमको इसकी, तो देखिए इसकी जरूरत हम जब फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे हमको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले समझिए हम करना क्या चाह रहे हैं। देखो ये जो पूरा मैंने ये जो कॉइल की पोजीशन था, इस पोजीशन को मैंने थीटा एंगल पे रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी जो चारों साइड है, चारों साइड को अलग अलग स्टडी करूँगा कि किस साइड पर कितना फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ फोर्स ऑन PQ साइड, PQ साइड पे कितना फोर्स लग रहा। तो फोर्स का फार्मूला मैंने आपको बताया था, F बराबर IBL साइन थीटा, ये फोर्स का फार्मूला होता है। तो करंट तो इसमें I है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और ये जो लेंथ है इसकी, सपोज ये लेंथ A है और ये ब्रीड्थ B है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है ये A हो गया, और ये इसकी जो ब्रीड्थ है ये B हो गया। यहाँ से यहाँ तक लंबाई A और चौड़ाई B है। अब इसमें क्या होगा कि हम पता करें, इसमें देखो ये फार्मूले वैल्यू पुट कर रहे हैं इस PQ साइड के लिए कि कितना फोर्स इस पे लग रहा है। तो इस PQ साइड का फोर्स IBL, L मतलब इसकी लंबाई कितनी है A है, और साइन थीटा। अब थीटा का मान कितना है यहाँ पे देखिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है और इसका जो लेंथ एलिमेंट है, लंबाई का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट जो है इस तरह का है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे आप देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा, तो साइन 90 हो जाएगा। अब साइन 90 1 होता है, तो हमारे पास ये वैल्यू जो आ गई ये कितनी आ गई, IB और A, साइन 90 का मान 1 होता है। ये साइड पर हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन तो हमने यहाँ पहले ही पता कर दी। अब यहाँ पे इस साइड पे जो है इसका नाम है QR, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा, फोर्स ऑन QR के ऊपर कितना फोर्स है। तो यहाँ पे देखिए वापस करंट तो कितना है I, मैग्नेटिक फील्ड B ही है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी ब्रीड्थ है वो B है, और साइन और थीटा कितना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस लेंथ एलिमेंट का जो थीटा है ये 90 माइनस थीटा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन ऑफ एलिमेंट, ये अल्पांश की लंबाई है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर A बराबर ये I बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा
एल वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। इसका मतलब ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है एल और बी का। ये पहला लाइन एलिमेंट वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो लाइन एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई आई बी कोस थीटा। सेकंड साइड निकाल ली। अब थर्ड साइड, ये जो आर एस वाली साइड है, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स ऑन आर एस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप कि करंट तो इसमें आई फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी ही है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ए है, और साइन, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये लाइन एलिमेंट नीचे है, तो साइन 90 की वजह से ये भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा आई बी एल, एल मतलब ए। ओके, अब चौथी साइड बची ये वाली। अब इस पे फोर्स की डायरेक्शन मैंने चारों उधर बता रखी है, यहाँ पे इसमें क्लियर कर रखी डायरेक्शन कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका परिमाण कितना है, उसका मान कितना, वो यहाँ पे कैलकुलेट करा है। अब चौथी साइड पे हम निकालें तो चौथी साइड का होगा फोर्स ऑन एस पी इज इक्वल टू आई बी, और आई बी एल, लंबाई कितनी है इसकी, बी है, और साइन थीटा। अब इसका थीटा हमको पता करना। अब आप देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, और लाइन एलिमेंट इसका ये है, तो इसकी डायरेक्शन ये है। अब हमको ये एंगल पता करना है बीच वाला, तो इसके लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री को आप ध्यान से समझे। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो मैंने बोला था कि ये वाला जो एंगल है ये भी कितना है 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, इधर वाला। अब ये 90 माइनस थीटा है, तो अपने को पता है कि यहाँ से लगा के यहाँ तक का जो पूरा एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है, जिसको लीनियर एंगल बोलते हैं या रेखी युग्म कोण बोलते हैं। तो ये पूरा एंगल कितना होगा 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर लेंगे तो ये एंगल हमको मालूम पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 में से ये घटा लेंगे हम 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा आई बी बी, और ये 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला भी क्या होता है कोस थीटा। तो हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा आई बी, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा। अब आप देखिए यहाँ पे कि चारों साइड पर जो हमने फोर्स निकाला, तो जो हम वहाँ पे थ्योरेटिकल बात कर रहे थे, प्रैक्टिकली बात कर रहे थे, मैथमेटिकली वो चीज़ यहाँ पे प्रूव हो चुकी है, गणितीय रूप से वो बात सिद्ध हो चुकी है कि ये ऊपर वाली साइड का जो फोर्स है ये वाला फोर्स, और नीचे वाली साइड का ये वाला फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड और सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। इसकी वजह से देखो आप यहाँ पे ये फोर्स और ये फोर्स दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों साइड पे देखो आप, और ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों साइड का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ का और यहाँ का लाइन ऑफ एक्शन जो रोटेशन है वो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि वो एक ही रोटेशन पे है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वजह से कोई टॉर्क जनरेट नहीं हुआ। बट ये वाली साइड, इसमें यहाँ पे जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा था और यहाँ पे बाहर की ओर, यहाँ पे अंदर की ओर, तो ये जो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे बाहर, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे बाहर, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। आप देखिए आप कि ये जो कोइल है हमारी इस पोजीशन में रोटेट हो गई है। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है, तो ये कभी भी सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं होंगे, और जब सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं होंगे, एक ही अक्ष पे नहीं होंगे, तो ये आपस में रोटेट करेंगे, और रोटेट करने की वजह से वहाँ पे उस कपल की वजह से, रिस्टोरिंग कपल की वजह से, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म, और उसकी वजह से वहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, और उस टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू 1 फोर्स इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मीन्स जो टॉर्क होता है उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स है उनमें से कोई भी एक फोर्स ले लो और उन दोनों फोर्स के बीच के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाउ इज इक्वल टू 1 फोर्स। तो देखिए आप, कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड तो हट गई, ये वाली साइड तो कौन सी बची, पी क्यू और आर एस वाली। तो पी क्यू कहाँ पे है, ये वाला, और आर एस कहाँ पे है, ये वाला। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कोई भी एक फार्मूला ले लो आप, आई बी ए। अब हमको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब इसके लिए आप थोड़ा सा इस डायग्राम में देखिए कि अगर मैं इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन की बात करूं तो इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, यहाँ से लगा के यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, और ये एंगल थीटा बन रहा है। ये वाली साइड जो है ये बी है, तो ये वाला साइड भी बी होगा। तो अगर मैं इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो हमको निकालना है और हाइपोटेनस इसका बी हो जाएगा। तो अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये बी उधर चला जाएगा, तो ये साइड आ जाएगी बी साइन थीटा। कितने आ जाएगी, बी साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी साइन थीटा। समझ में आई बात कि नहीं आई, रिपीट करूँ फिर से। यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो हम साइन थीटा यूज करेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो ये तो लंब है और ये कर्ण है, तो लंब मान लो हमको फाइंड करना है, कर्ण का मान बी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा बी साइन थीटा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो टाउ बराबर हमारे पास मिल जाएगा आई बी, और यहाँ पे देखिए लंबाई गुणी चौड़ाई का मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया, आई बी ए साइन थीटा, दैट इज फाइनल डेरिवेशन। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू आई, और इसका एरिया वेक्टर ए पहले आएगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी रेक्टेंगुलर कोइल के ऊपर, जो कि करंट कैरिंग कोइल है, धारावाही कुंडली है, उसके ऊपर कितना टॉर्क जनरेट होता है, कितना आघूर्ण लगता है, उस आघूर्ण का मान हम निकाल सकते हैं, उस बल आघूर्ण का मान हम निकाल सकते हैं। तो ये जो डेरिवेशन था, अगर आपने पूरे लेक्चर को ध्यान से देखा है तो आई होप आपको ये पूरी जो स्टोरी है इसकी ये क्लियर हुई होगी। फिर भी यदि आपको इस पूरे में कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मेरे से इससे रिलेटेड क्यूरी को आप पूछ सकते हो। ओके, आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।